इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो है इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे। इंडिपेंडेंट कैसे, हम जानते हैं कि सेपरेशन रखा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, तो सेपरेट रखा गया है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, है ना, एकदम सेपरेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे न्याय व्यवस्था कैसी है हमारे यहाँ, हायरार्की है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके ऊपर आप देखोगे हाई कोर्ट्स दिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट है। तो एक सिस्टम है, एक हायरार्की भी बनी हुई है किसकी, कोर्ट्स की। इसके अलावा आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। इसके अलावा संरक्षक भी बोल सकते हैं, है ना, और प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये सारे क्या है, सुप्रीम कोर्ट को नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सब, आगे जब हम पढ़ेंगे गारंटर और ये सारी चीज़ फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ये क्या फीचर है हमारा, किसका, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्या, फंडामेंटल राइट्स, एक फीचर और है। अगला मिटा दो ये, संरक्षक, श और क खा गया हम, संरक्षक, ठीक, इसको प्रोटेक्टर, ठीक है, लिख लिए, है ना, प्रोटेक्टर या फिर गार्जियन भी बोलते हैं इसको, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गार्जियन जानते हैं ना सब कोई। तो ये हो गया एक फीचर। इसके बाद अगला फीचर लिख लोगे क्या, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं फंडामेंटल राइट्स आज की डेट में, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन से हैं, किसी को पता है? सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, है ना, या फिर समानता का अधिकार, है ना। फंडामेंटल राइट्स में 14 से लेके 18 तक के क्या है आपके आर्टिकल, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। मेन फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर जो है 14 से 18 तक के। दूसरा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमारे यहाँ स्वतंत्रता से भी पहले किसको दिया गया है, समानता को, मतलब जो भी समाज में ऊपर नीचे क्लास सिस्टम रहा होगा, जाति सिस्टम रहा होगा, उसको स्वतंत्रता के ऊपर भी दिया गया है प्रायोरिटी, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक के हैं, 19 से 22 तक के। फिर लिखोगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ से कहाँ तक होंगे ये, 23-24 आर्टिकल हैं। चौथे नंबर पर क्या होगा, तो लिखोगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक के हैं। पांचवा लिखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब क्या होगा,
सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार 29, 30 हैं। ठीक, छठवां लिखेंगे क्या, राइट टू स्पीच, वो इसी का है, इसी का एक भाग है, 19वें आर्टिकल में है। ये सबको अंदर से हमको पढ़ना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये संविधान का, है ना। वैसे सभी इम्पोर्टेंट है। ये लिखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूरे के पूरे इसमें, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रहा है। कैसे संवैधानिक उपचार, ये जो अधिकार हैं अगर इनका हनन हो रहा है ना, तो इसमें क्या प्रावधान दिए हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो। अगर हम लोग अंदर जब जाएंगे तब देखेंगे इसमें प्रावधान ऐसे दिए गए हैं कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जरूरी नहीं है क्या अपील के द्वारा आप दूसरे न्यायालय जाएं। तो ये क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, आर्टिकल 32। याद रखेंगे, ये पढ़ेंगे अपन तब और क्लियर होगा। ठीक, तो ये सारे क्या है हमारे मुख्य फंडामेंटल अधिकार हैं, ध्यान रहेंगे। ये एक ब्रीफ हो गया यहाँ पर। फिर लिखोगे राइट टू, अगला डीपीएसपी, ये भी एक आपका फीचर है, लिख लो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे अपन, यूएस से लिए थे ना, लिख लेना वो कहाँ से लिए हैं, तो यूएस से लिख लेना। ठीक, अगला लिखोगे क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या अधिकार आएंगे, क्या क्या चीज हो सकता है। वैसे बात क्या बोल रहे हैं ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। किसके, राज्य के नीति, मतलब स्टेट अगर कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसको डायरेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल, मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स, है ना, दूसरा देख रहे हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। कर्तव्य किसके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के, सिटीजन्स के। तो कुछ कर्तव्य बोल रहे हैं किसके, सरकार के, है ना। तो कोई भी अगर सरकार को पॉपुलर रहना है ना, तो उसको ऐसे कर्तव्य करना पड़ेंगे, है ना। जैसे क्या है एग्जाम्पल की, क्या चीज, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, है ना। तो इसको बेसिकली इसकी अवधारणा भी क्या है बोलोगे तो क्या है, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, मतलब एक उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी, ये लिख लेना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, गोल है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव या फिर गोल है, लिख लिए। और जहां फंडामेंटल राइट्स लिखे हो ना, वहां पे एक चीज लिख लेना कि फंडामेंटल राइट्स में जो आइडियल्स हैं वो क्या प्रमोट करते हैं या प्रचार करते हैं, उसके आदर्श जो हैं या आइडियल्स हैं किसके, फंडामेंटल राइट्स के। तो लिखना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। कौन, आपका फंडामेंटल राइट्स। अब वहीं मैं अगर डीपीएसपी बोलूं तो ये कैसे आदर्शों को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये प्रमोट कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडियल्स को, या मतलब क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या,
डीपीएसपी के आइडियल्स, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडियल्स को प्रमोट कर रहे हैं, आदर्शों को प्रमोट कर रहे हैं। और इसकी मेन अवधारणा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डीपीएसपी का पेपर में कई बार पूछता है, ऐसा पूछता है कि वेलफेयर स्टेट बनाने की अवधारणा किसमें है। ऑप्शन दे देगा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ और दे देगा। तो क्या लगाना है उसमें, डीपीएसपी लगाना है। बोलेगा कि किससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट की जा रही है, तो किससे की जा रही है, फंडामेंटल राइट से। किससे, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट की जा रही है, डीपीएसपी। अच्छा, अब ये जो डीपीएसपी जो है इसमें भी ना जो ये प्रिंसिपल्स हैं जो दिए हुए हैं, जो तत्व दिए हुए हैं, इसमें कुछ जो हैं गांधीयन फिलॉसफी के हैं। जैसे गांधी क्या चीज़ की बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हो, है ना, पंचायतों का निर्माण हो। गांधी का कहना था कि जो डेवलपमेंट हो वो ग्रास रूट से चालू हो, है ना, बॉटम टू अप अप्रोच बोलते थे, ठीक है। तो गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है। उसके अलावा कुछ जो है लिबरल फिलॉसफी पर आधारित है, उदारवादी फिलॉसफी पर आधारित है। और कुछ जो है किस पर आधारित है, तो सोशल फिलॉसफी पर या सोशलिस्ट फिलॉसफी पर, सामाजिक या समाजवादी फिलॉसफी पर। तो ये भी ध्यान रखना, इसको डिटेल में जब इनके प्रिंसिपल देखेंगे तब पढ़ लेंगे। तो क्लियर हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, प्लस क्या अवधारणा है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, वेलफेयर स्टेट बनाने का है। इसके कितने टाइप के हैं, तो कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लिबरल उदारवादी प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं, कुछ कैसे हैं, सोशलिस्ट या फिर समाजवादी हैं। इसके अलावा इसके आदर्श या आइडियल्स कैसी डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी। क्लियर है इतना, ठीक। अब लिख लेंगे उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे मूल संविधान में कहीं नहीं थी, मतलब जो मौलिक कर्तव्य है। तो भाई जब सरकार के कर्तव्य हैं कुछ, डीपीएसपी, तो कुछ कर्तव्य किसके होने चाहिए, नागरिकों के। हो सकता है संविधान निर्माताओं ने बोला होगा कि हमारे देश के लोग इतने सभ्य हैं कि कुछ कर्तव्य रहेंगे, ऐसा मानेंगे, ड्यूटीज रहेगी इनकी, है ना। लेकिन 1942 में जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीएए लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में ना, सीएए से कंफ्यूज मत होना, 1976, ठीक है। तो इसमें जो है बात क्या की गई कि एक इसको ना ये याद रखना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा रहा था, तो केशवानंद भारती केस कई बार बोला हूँ, 1973 में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह की बात किया था। वैसे ही ये वाला जो संविधान संशोधन है हमेशा 42nd और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लगभग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे इसमें, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें बात की गई थी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य का सेक्शन भी जोड़ना जरूरी है ना, मौलिक कर्तव्य का सेक्शन भी जोड़ना जरूरी है। कहाँ से लिए थे हमने, कहाँ से प्रभावित होकर लिए मौलिक कर्तव्य का सेक्शन, यूएसएसआर से लिए हैं, है ना। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाए हैं, याद है किसी को, है ना, लिख लो, स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी, उस पर जो है इनका जोड़ा गया किसमें, संविधान में। अभी कैसे कैसे हैं, कुल आज की डेट में कितने हैं, तो 11 हैं, याद रखना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और किस आर्टिकल में है, तो 51A में है। और पार्ट कौन सा है इसका, तो पार्ट 4A, जहाँ ए बोल रहा हूँ हिंदी वाले क लिख सकते हैं, है ना, ठीक, 4 या 4A में है। और आर्टिकल कौन सा है, 51A। इसमें कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11। याद रहेगा, क्या हो गया,
कैसे कर्तव्य होंगे भाई? साधारण देश की इज्जत करना, देश के आइडियल्स जो होंगे उनकी इज्जत करना, आपस में जो है भाईचारा, प्रेम, ऐसी भावनाएं रखना, है ना। तो यही सब क्या होंगे? मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, चलो। और याद रखेंगे कि जैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में बता रहा था, तो उसमें मैं बोला क्या कि आपको अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय जाने का अधिकार है। यू कैन गो टू दी कोर्ट, सो दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, है ना। न्यायालय आप जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है ना। अगर आप कोई चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपके कर्तव्यों का, तो उसके लिए न्यायालय में आपको या आपके खिलाफ केस नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे फ्लैग की इज्जत करना है, कुछ अलग करना है, तो इस सब के लिए कानून बनाए गए हैं, है ना। तो उनके हिसाब से आपको सजा होगी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हिसाब से या डीपीएसपी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक, तो जब अभी ये जैसी खत्म होंगे फीचर्स, हम लोग थोड़ा सा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मतलब कैबिनेट मिशन, उसमें कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और पहली इंटरिम गवर्नमेंट और उसके बाद जो फाइनल गवर्नमेंट बनी उसमें कौन कौन मिनिस्टर्स थे वो सब देखेंगे। और जस्ट उसके बाद चालू कर देंगे हम लोग प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो प्रियम्बल देखना, उसमें बोर्ड में लगा हुआ है, उसमें बात करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें जो दो वर्ड है, कौन से बोल रहा हूँ मैं? सोशलिस्ट, ये बाद में जोड़ा गया, संविधान में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो लिख लो यहाँ पर ये भी चीज़ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है, हाँ, सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट, तीन वर्ड जो है प्रियम्बल में जोड़े गए थे बाद में, वहीं पे लिखना है तो लिख लो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है, एक तो सोशलिस्ट या फिर क्या, समाजवादी, दूसरा सेक्युलर मतलब धर्म या फिर पंथ निरपेक्ष, है ना। ठीक, और एक जोड़ा गया था क्या, इंटीग्रिटी, है ना। ये तीन शब्द बाद में जोड़े गए थे। ठीक, चले आगे। तो सेक्युलर जहां लिख रहे हैं उसमें लिख लो कि भारत एक जो है सेक्युलर या धर्म निरपेक्ष राज्य है ना। ये वर्ड संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1942 में जोड़ा गया, 1942 में जोड़ा गया। 42 बोल रहा हूँ जब से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, सॉरी, है ना, 1976 में जोड़ा गया। तो लिख लेंगे। इसके अलावा सेक्युलर से क्या समझ रहे हैं, मतलब यहाँ की सेक्युलर का मतलब सबको पता है, कोई भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार नहीं करता है हमारा संविधान, बल्कि सभी धर्मों को बराबरी में रखता है। तो ये चीज लिख लो, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म या धर्म निरपेक्ष के सकारात्मक पहलू को भारतीय संविधान ने अपनाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्बॉडीड दी या एम्बॉडीज दी पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, है ना, जिसका मतलब क्या है, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, अर्थात सभी धर्मों को बराबरी में रिस्पेक्ट देना। लिख लिए। और वहीं पर अगर यूएस का रिलीजन बोलेंगे तो वहाँ पे यूएस में मतलब सेक्युलरिज्म जो बोलेंगे तो वहाँ पे निगेटिव कंसेप्ट है, वहाँ पे उनने रिलीजन को बिल्कुल अलग कर दिया, किससे,
हाँ, पूरा का पूरा निगेटिव कंसेप्ट है। कई जगह अभी ये जो कंसेप्ट या कोनोटेशन आ जाएगा सकारात्मक और नकारात्मक, के आगे धीरे से समझ में आएगा कैसे क्या चीज़ होता है इसका मतलब। ठीक है, लिख लिए। अगला लिखोगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। समझ रहे हैं इसका मतलब, है ना? तो सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है भाई? हर किसी को वोट देने का अधिकार है। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स वगैरह वगैरह पढ़ रहे थे, उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़े, तो उस समय क्या है, मत देने का अधिकार सीमित रखा गया था, जिसके पास इतनी संपत्ति हो या पर्टिकुलर इस वर्ग का हो, इस तरीके से सीमित रखा गया था। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो इसमें क्या बात की गई, संविधान जब बना कि सार्वभौमिक मताधिकार है। ठीक है, सबको जो है वोट देने का अधिकार है। तो याद रखेंगे इसमें इर्रिस्पेक्टिव, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा ना इसमें, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर वेल्थ, संपत्ति, है ना, ये किसी भी आधार पर, मतलब धर्म, है ना, नस्ल, जाति, है ना, फिर किस लिंग या फिर जन्म स्थान, आपके पास संपत्ति एक्सेट्रा आदि, इस किसी भी आधार पर जो है आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक लिए, समझ लिए? तो लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पहले ना जो लिखा रहा हूँ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कब? 1988 में। 61st 8 है कि 89 है, देख लेता हूँ, 88 ही है ना। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये सब पूछता है ना, ध्यान रखना। और इसके द्वारा इलेक्शन होने थे 1989 में, है ना। तो पहली बार जो है मिनिमम एज या फिर वोट या मत देने के लिए जो सबसे कम आयु या मिनिमम एज कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। कितने से की गई? तो 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। मत देने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो ये ध्यान रखेंगे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61st। कब की गई? तो 1988। मिनिमम एज है ना, ये माइन एज ऐसा लिख दिया। कौन? एक साल में लाया गया होगा, अगले साल से इम्प्लीमेंट की गई, ऐसा होगा, है ना। ठीक है, लिख लिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और फीचर लिखोगे, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ क्या है भाई? एक ही नागरिकता है ना। किसकी? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के नागरिक हो कि भारत के? है ना, नागरिक हम हैं भारत के। तो लिख लो भाई, हमारा संविधान एक ही प्रकार की नागरिकता देता है, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप। तो ये बताओ मेरे को, संघीय फीचर है या एकात्मक फीचर है? यूनिटरी है या फेडरल फीचर है? यूनिटरी फीचर है ना, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, लिख लिए हैं। बस कि सिंगल, एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। अनलाइक कहाँ का? यूएसए, जहाँ पर क्या दिया जाता है? सेंटर और स्टेट, मतलब डुअल पॉलिटी या द्वैध राज व्यवस्था होने के बाद भी भारत में क्या है? एक ही तरह की नागरिकता या सिटीजनशिप दी जाती है। लिख लिए? चलिए, इसके बाद अगला फीचर एक लिखेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज या फिर
स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय। तो सुने हो स्वतंत्र निकाय, जैसे पीएससी, यूपीएससी, फिर सीएजी, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर और एक हाथ कोई और कौन से होंगे? संवैधानिक निकाय, बोलो ना जी। चलो इतने ही याद रख लो, और बहुत सारे हैं वैसे, हैं? यूपीएससी, ठीक। ऐसे कई निकाय हैं, स्वतंत्र निकाय हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो इससे पता लगेगा आपको क्या, कि ये सारे स्वतंत्र हैं। एक बार इनकी नियुक्ति कर दी गई तो इनको अगर इनके पद से हटाना आसान नहीं है। सरकार को कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी जो है इनको इनके पद से हटा सकते हैं, है ना। तो ये सारे स्वतंत्र निकाय या फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमारे संविधान को और ब्यूटीफुल बनाती हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सारे, ठीक। उसके बाद लिखोगे अगला इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ये कैसा प्रिंसिपल होगा? यूनिटरी की फेडरल? बोल रहे हो कि बता रहे हो कि क्वेश्चन है? ऐसा भाव करके, है ना। तो क्या है? यूनिटरी है इमरजेंसी प्रोविजन। क्यों यूनिटरी है भाई? केंद्र लगाता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। तो लिख लेना है कि ये एक तरीके का एकात्मक सिद्धांत है या फिर यूनिटरी प्रिंसिपल है। 3 तरह की जो है इमरजेंसी प्रोविजंस है, और ये जो है एक स्पेशल तरीके का प्रोविजन है, जिसमें आप देखोगे क्या, डुअल पॉलिटी होते हुए भी या द्वैध व्यवस्था होते हुए भी क्या हो जाएगा, केंद्र की शक्ति बढ़ जाएगी। तो एक होता है इसमें आर्टिकल 356, ठीक। एक होता है आपका आर्टिकल 300, पहले 352, 356 ऑब्लिक 365, और एक होता है आपका 360, ठीक। ये तीनों को याद रखेंगे। 360, 352 का मतलब है नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये किन कारणों से लगता है नेशनल इमरजेंसी? 2 कारण हैं, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर बाह्य आक्रमण, है ना। और दूसरा इंटरनल रिबेलियन या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, है ना। और इसमें एक और चीज लिख लेना, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ऐसा युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, है ना। तो ये 2 ग्राउंड पर लगता है क्या, नेशनल इमरजेंसी, है ना। इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बदलाव 1976 के बाद ही किए गए। ये 2 प्रोविजंस जो लाए गए, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन। पहले यहाँ पे इंटरनल रिबेलियन की जगह क्या था, अशांति, आंतरिक अशांति। तो उस समय जो लगा था वो आंतरिक अशांति की घोषणा करके लगा दिए थे। आज की डेट में अगर इंटरनल रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह नहीं हो रहा है सरकार के विरोध या फिर देश के विरोध, उसके पहले जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती। तो क्वेश्चन पूछता है नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान किस आर्टिकल में दिए हैं? 368 कौन सा है? 368 आज पढ़े ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है। 352 किसका है? नेशनल इमरजेंसी का है, ठीक है। उसी में आते हैं अब हम क्या, 356 और 365, है ना।
356 या 365 में जो है बात की गई है दो चीजों की, राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना या असफल होना, मतलब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। दो रीजन पर लगता है, मतलब ये वाला ध्यान रखना, ये राज्य में आपातकाल है ना, स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, है ना। और इसी के साथ इसको बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंट रूल। सुने होंगे कई बार, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है ना, वो किस में लग रहा है, इसी में लग रहा है। इसके आधार क्या हो सकते हैं, बेस क्या हो सकते हैं, तो एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, ठीक, या फिर हिंदी में बोलूंगा क्या, राज्य की संवैधानिक तंत्र का असफल होना, इस स्थिति में लग सकता है ना, ठीक। और इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये वाला तो कंसेप्ट हो गया किसका, 356 का है, और 365 में क्या होगा कि यदि सेंटर के डायरेक्शन को जो इन लोग कंप्लाई करने में अगर फेल होते हैं, राज्य के कोई दिशा निर्देश को के अनुपालन में अगर असफलता करता है कौन, राज्य, तो उस केस में भी क्या लगाई जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। अभी क्या क्या होता है डिटेल में जब पढ़ेंगे इमरजेंसी में तब पढ़ेंगे, मतलब फेलियर टू कंप्लाई द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर, केंद्र के निर्देशों के अनुपालन में असफल, ठीक। ये कौन सा है, तो 365, ठीक, ध्यान रहेगा। चलो फिर आ जाते हैं क्या, ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर वित्तीय आपातकाल। तो आज तक जो है ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। इसमें क्या करेंगे, जिनकी सैलरी फिक्स है, कि आपको संवैधानिक तौर पर कईयों की सैलरी फिक्स करके रखी गई, उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी, या कुछ चीज़ें जो है स्पेशल कदम उठा सकता है कौन, गवर्नमेंट। इसके बारे में ज़्यादा आज तक हुआ नहीं, तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है, कुछ बदलाव भी नहीं हुए। दो तरह की इमरजेंसी जो इस्तेमाल हुई है, एक नेशनल, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुई है कौन सी हुई है, स्टेट इमरजेंसी, है ना। 356 बात करता है अगर राज्य की संवैधानिक तंत्र का फेल हो जाना, 365 बात करता है क्या, अगर केंद्र के द्वारा कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो करने में राज्य असफल रहा है, तो इस आधार पर लगती है कौन सी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी गवर्नर किसको कंप्लेन करेगा, प्रेसिडेंट को, और उस आधार पर फिर क्या लग सकती है, इमरजेंसी। क्लियर है। चलो 3 टियर गवर्नमेंट अगला लिखना। तो ये मतलब वो पॉइंट लिख लिया ना कि अचानक से जो है एक फेडरल से किस में ट्रांसफर हो जा रहा है, यूनिटरी में। ये स्पेशलिटी है हमारे संविधान की, ठीक है, लिख लिया ना ये चीज, हाँ ठीक है ना। क्या बोल रहा था मैं फिर, है ना, यूनिटरी में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट लिख लो, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट या त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार। तो क्या होंगी भाई, त्रिस्तरीय सरकार है हमारे आज, केंद्र, राज्य और नीचे लोकल अर्बन बॉडीज, ठीक है। तो ये तीनों चीज हैं, लोकल अर्बन बॉडीज मतलब त्रिस्तरीय, 3 टियर, है ना, 3 टियर गवर्नमेंट है, 3 टियर गवर्नमेंट। इसमें आप देखोगे एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, और एक मतलब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकल अर्बन बॉडीज, LUB लिख दिया हूँ, स्थानीय निकाय, ठीक है। तो
तो स्थानीय निकायों में आपको मालूम है दो, कौन से क्या है? म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, है ना। तो पंचायत और दूसरा म्युनिसिपैलिटी। तो ये भी जो है इनके बारे में प्रावधान याद रखना, एकदम याद रखना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। और जिसके तहत साथ में याद रखना इसमें क्या क्या चीज जोड़ी गई। एक तो पार्ट 9 में प्रोविजन किए गए, किसके बारे में? पंचायत के बारे में, संविधान के, ठीक। और साथ में जो है एक शेड्यूल या अनुसूची 11वें नंबर की जोड़ी गई। कौन से नंबर की? 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, ठीक। हाँ, लिख लिए। पार्ट 9 मतलब भाग 9वें में जो है प्रावधान किए गए, किसके लिए? पंचायत के लिए, है ना, ठीक। वैसे ही लिख लोगे। और म्युनिसिपैलिटी का, तो म्युनिसिपैलिटी के लिए क्या किया गया? 74th या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पार्ट कौन सा, किस भाग में जोड़ा गया इसको? तो पार्ट 9A में जोड़ा गया, ध्यान रहेगा। पार्ट 9A में, और किस अनुसूची या शेड्यूल में जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची। याद रहेगी, दो अनुसूची यहाँ याद हो गई। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायत। 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को जोड़ा गया? 73rd। और नगर निगम को 42वां संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। फिर उसके बाद 61वें संविधान संशोधन में क्या चीज की गई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एज जो है वोट देने के लिए, मत देने के लिए कितनी की गई? 18, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिख लोगे फीचर में ही, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, या फिर सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, हमारे यहाँ सहकारी समितियों को भी जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। किस से दिया गया है? तो 97 या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, और ये पार्ट 9B में इससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। पार्ट 9B में इससे रिलेटेड जो है अनुच्छेद हैं। वहीं पर डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में भी जो है एक आर्टिकल में 43 के बी में बात की गई थी, किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो उसी को विस्तारित करते हुए क्या किया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसको भी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें क्लियर। तो ये सारी जो है एक ब्रीफ है हमारे पूरे संविधान की, हमने इसको अभी देख लिया है। इसके बाद अभी ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बाद और बैठेंगे। आगे कुछ शेड्यूल्स जो हैं उन सबके बारे में देख लेंगे, क्या क्या प्रमुख शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर हम चालू करेंगे, ठीक है।